ईस्ट इंडिया कंपनी एवं विभिन्न प्रांत। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल एक अत्यंत ही समृद्ध प्रांत था। उसकी बेहतर भौगोलिक अवस्थिति ने आर्थिक दृष्टिकोण से उसे काफ़ी संपन्न बना दिया था। अंग्रेजों को भी बंगाल प्रांत की समृद्धि का ज्ञान था, इसलिए उसने बंगाल के क्षेत्र में ही सर्वप्रथम अपने को स्थापित करने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत के पश्चिमी तट की ओर से भारत की धरती पर कदम रखा था, किंतु उसने राजनीतिक सत्ता सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया था। इस समय पश्चिमी भारत में मराठा काफ़ी शक्तिशाली थे, इसलिए अंग्रेजों के लिए इस क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित करना काफ़ी मुश्किल भरा कार्य था। इसके विपरीत बंगाल में राजसत्ता काफ़ी कमज़ोर थी, जहाँ वह आसानी से अपना प्रभाव स्थापित कर सकता था। मुर्शिद कुली खां 1700 से 1727 ईस्वी। 1701 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। उसने ढाका के स्थान पर मकसूदाबाद को अपनी राजधानी बनाई और उसका एक नया नाम मुर्शिदाबाद रखा। मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान मुर्शिद कुली खां की सूबेदारी के अंतर्गत बंगाल प्रायोगिक दृष्टि से पूर्णतः स्वतंत्र हो गया था। वह मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन करता रहा और उन्हें वार्षिक कर राशि और नजराने देता रहा, क्योंकि वह कुछ समय के लिए मुगलों का विश्वास बनाए रखना चाहता था। उसने कुशल प्रशासन प्रबंध के द्वारा बंगाल को समृद्धि के उच्चतम शिखर पर पहुंचा दिया। उसने वस्तुओं की कीमतों को इतनी कुशलतापूर्वक विनियमित किया कि उन्हें सस्ते दामों पर खरीदा जा सके। उसने न केवल खाद्यान्नों की जमाखोरी पर रोक लगाई, अपितु उनका निर्यात भी समुचित रूप से नियंत्रित किया। शुजाउद्दीन 1727 से 39 ईस्वी। 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन 1727 से 39 ईस्वी नायब नवाब बना। उसने बंगाल में अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। 1733 ईस्वी के आसपास बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा बिहार को बंगाल सूबे में शामिल कर देने के बाद शुजाउद्दीन बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा तक विस्तृत एक बहुत विशाल प्रशासनिक प्रदेश का सूबेदार बन गया। शुजाउद्दीन ने बंगाल में यूरोपीय व्यापारियों पर अपनी सत्ता का कारगर ढंग से उपयोग किया। 1739 ईस्वी में शुजाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सरफराज खां 1740 से 56 ईस्वी बंगाल का नवाब बना। अली वर्दी खां 1740 से 56 ईस्वी। नवाब अली वर्दी खां मुगल सम्राट के अधीन बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा तीनों प्रांतों का सूबेदार था। उसने 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज को पराजित कर बंगाल का नवाब बना। उसका मराठाओं के साथ लंबा संघर्ष चला। अंततः 1751 ईस्वी में मराठाओं के साथ एक समझौता हो गया, जिसके अंतर्गत नवाब मराठों को 12 लाख रुपए वार्षिक चौथे प्रदान करने के लिए इस शर्त पर राजी हो गया कि भविष्य में मराठे उसके राज्य में कदम नहीं रखेंगे या सुवर्ण रेखा नदी पार नहीं करेंगे, जिसे बंगाल सूबा की सीमा निर्धारित किया गया। अली वर्दी खां ने बंगाल में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों द्वारा क्रमशः कलकत्ता एवं चंद्रनगर की अपनी अपनी बस्तियों की किलेबंदी का विरोध किया, क्योंकि वह उनकी शक्तियों में वृद्धि के प्रति आशंकित था। उसके शासन के अंतिम दिनों में इंग्लिश कंपनी ने खुलेआम कलकत्ता की किलेबंदी को मजबूत करना प्रारंभ कर दिया था। अली वर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना मंदबकी के छत्ते से करते हुए कहा था कि यदि उन्हें छोड़ दिया जाए तो वे हमें साथ देंगे और यदि उन्हें छेड़ दिया जाए तो वे काट काट कर खा डालेंगे। सिराजुद्दौला 1756 से 57 ईस्वी। सिराजुद्दौला की गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों के साथ उसका सीधा संघर्ष प्रारंभ हो गया। अंग्रेजों ने उसके दरबारी विरोधियों को अपना समर्थन प्रदान कर रखा था। सिराजुद्दौला के दरबारी विरोधियों में निम्नलिखित शामिल थे: सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, नवाब का सेनापति मीर जाफर, नवाब का दीवान राय दुर्लभ, नवाब का जगत सेठ महावत चंद, दीवान आमीन चंद। इसके समय में दस्तक का दुरुपयोग भी काफ़ी बढ़ गया था। इस कारण अंग्रेजों के साथ उसके संबंध काफ़ी खराब हो गए। सिराजुद्दौला उस समय काफ़ी क्रुद्ध हो गया जब उसकी अनुमति के बगैर अंग्रेजों ने कलकत्ता स्थित अपनी कोठी की किलेबंदी प्रारंभ कर दी। उसने तुरंत कलकत्ता की ओर कूच किया। 4 जून 1756 ईस्वी को कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री जीत ली गई। कलकत्ता का अंग्रेज गवर्नर रोजर ड्रेक कुछ व्यापारियों, महिलाओं और बच्चों को लेकर हुगली के नीचे स्थित एक ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप में शरण ली। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का एक नया नाम अली नगर रखकर उसे अपने एक प्रतिनिधि माणिक चंद्र
के हाथों सौंप कर वापस मुर्शिदाबाद चला गया। कलकत्ता के इसी अभियान के दौरान सिराजुद्दौला के समय काल कोठरी दुर्घटना घटित हुई। कोठरी की लंबाई 18 फीट जबकि चौड़ाई 14 फीट 10 इंच थी। सिराजुद्दौला ने इस कोठरी में 146 अंग्रेजों को 20 जून को भयानक गर्मी में कैद पर रख दिया। 21 जून को इसमें से 23 लोगों को छोड़कर शेष सारे लोगों की मृत्यु हो गई। बचे हुए लोगों में एक जेड हालवेल भी था, जिसने ही इस घटना को इतिहास के पन्नों में जगह दिलाई। कलकत्ता पर पुनः अधिकार हेतु एक थल सेना कर्नल क्लाइव तथा मेजर किलपैट्रिक के नेतृत्व में तथा एक जल सेना एडमिरल वाटसन के नेतृत्व में कलकत्ता पहुंची। इन लोगों ने मिलकर फुल्टा के शरणार्थियों को मुक्ति प्रदान कर और मणिकचंद्र को घूस देकर कलकत्ता पर एक बार फिर से अधिकार कर लिया। साथ ही सिराजुद्दौला को एक नई संधि करने के लिए बाध्य किया, जिसे कि अलीनगर की संधि कहकर पुकारा जाता है। 9 फरवरी 1757 ईस्वी को हुए इस संधि के अनुसार दस्तक का प्रयोग जारी रखने की बात की गई। कंपनी को इच्छानुसार कलकत्ता स्थित अपनी आबादी की किलेबंदी करने और अपने सिक्कों को ढालने की अनुमति मिल गई, परंतु अंग्रेजों को इससे भी संतोष नहीं था। इसलिए फिर एक नए युद्ध की पृष्ठभूमि बनी, जिसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी। प्लासी बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे नादिया जिले में स्थित है। प्लासी के मैदान में बृहस्पतिवार 23 जून 1757 ईस्वी को दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ था। सेनापति मीर जाफर इस युद्ध में तटस्थ रहा। केवल मीर मदान व मोहनलाल ने नवाब की ओर से अंग्रेजों के समक्ष कुछ चुनौतियां उत्पन्न की, परंतु वे अंततः असफल रहे। मीर मदान की मृत्यु से सिराजुद्दौला असहाय पड़ गया और उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस युद्ध में नवाब के विरोधियों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। के.एम. पाणिक्कर के अनुसार प्लासी का युद्ध एक सौदा था, जिसमें बंगाल के कुछ धनी स्वार्थी लोगों ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। नवीन चंद्र सेन के अनुसार प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की विजय के साथ ही बंगाल में शाश्वत दुख की काली रात प्रारंभ हो गई। मीर जाफर 1757 से 60 ईस्वी। इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया, जो कि अंग्रेजों के द्वारा बंगाल में बनाया गया प्रथम नवाब था। मीर जाफर के बंगाल का नवाब बनते ही बंगाल की प्रथम क्रांति संपन्न हुई। इस प्रकार कंपनी बंगाल में राजा बनाने वाले की भूमिका में आ गई। उसने जब चाहा नवाब बनाया और जब चाहा उसे हटा दिया। मीर जाफर चूंकि रॉबर्ट क्लाइव की सहायता से शासक बना था, अतः उसने क्लाइव को व्यक्तिगत तौर पर 2,34,000 पाउंड की धनराशि इनाम के रूप में प्रदान की। साथ ही 50 लाख रुपए उसने अंग्रेज सैनिकों व अधिकारियों को प्रदान किया। अंग्रेजों ने मीर जाफर का आर्थिक रूप से काफ़ी शोषण किया, इसलिए उसे कर्नल क्लाइव का गधा या कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। परंतु मीर जाफर भी धीरे धीरे अंग्रेजों के इस शोषणकारी चरित्र से तंग आ गया और उसने चिंसूरा स्थित डचों की फैक्ट्री के प्रतिनिधियों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों को जब यह पता चला था, उसने सर्वप्रथम बेदरा बंगाल के युद्ध 1759 ईस्वी में डचों को पराजित कर दिया और 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाया। प्लासी युद्ध में विजय के पश्चात 1760 ईस्वी तक रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में शासन किया। इसके बाद वह भारत से चला गया था। मीर कासिम 1760 से 63 ईस्वी। मीर जाफर के पश्चात मीर कासिम को बंगाल की गद्दी पर बैठाया गया और इस प्रकार 1760 ईस्वी में बंगाल की दूसरी क्रांति संपन्न हुई। मीर कासिम अली वर्दी खां के बाद बने बंगाल के नवाबों में सबसे योग्य नवाब था। अंग्रेजों के प्रभाव से वह स्वयं को मुक्त करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सियार उल मुतखैरिन में मीर कासिम के प्रशासन की भूरी प्रशंसा की है। मीर कासिम ने बंगाल के सैन्य व्यवस्था का भी पुनर्गठन किया। उसने सेना का संगठन यूरोपीय तर्ज पर करने के लिए एक अर्मेनियन गुरगीन खान का सहयोग लिया। मुंगेर में उसने गन बनाने की फैक्ट्री की भी स्थापना की। मीर कासिम के समय में दस्तक का दुरुपयोग अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इसे रोकने के लिए उसने अंग्रेज अधिकारियों से इसकी आलोचना की, किंतु इसका परिणाम शून्य रहा। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। अंततः 22 मार्च 1763 ईस्वी में मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों के लिए भी शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी, जिससे अंग्रेज खफा हो गए और मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को एक बार पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। इसके बाद मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला की शरण में पहुंचा और उससे तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक त्रिकूट का निर्माण किया और बनारस के पूरब बिहार में स्थित बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेजों को ललकारा।
हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने त्रिकूट को बुरी तरह से पराजित कर दिया। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर वेंसिनटाट, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब मीर जाफर और अंग्रेजी सेना का सेनापति हेक्टर मुनरो था। इलाहाबाद की प्रथम संधि। इसके बाद एक बार फिर से रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया। उसने पराजित मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद में एक संधि की, जिसे इलाहाबाद की प्रथम संधि कहकर पुकारा जाता है। इस संधि में निम्नलिखित बातें कही गई। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्रदान कर दिया। इसके बदले में कंपनी के द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए, जबकि बंगाल के नवाब को निजामत कार्य के लिए 53 लाख रुपए दिए जाने थे। दीवानी अधिकार के अंतर्गत भू राजस्व वसूल करने के अलावा दीवानी संबंधी सभी मामले भी आते थे। शेष सारे कार्यों को निजामत कार्य के अंतर्गत शामिल किया गया था। इलाहाबाद व कड़ा जिले को अवध के नवाब शुजाउद्दौला से लेकर शाह आलम द्वितीय को दिया जाना था। शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में ले लिया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। इस प्रकार वह अंग्रेजों का पेंशनर बनाने वाला प्रथम मुगल बादशाह बना। बाद में 1772 ईस्वी में मराठा पेशवा माधवराव प्रथम के काल में मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने शाह आलम द्वितीय को एक बार फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठाया और अपना पेंशनर बना लिया। इस संधि के साथ ही बंगाल, बिहार व उड़ीसा के क्षेत्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, जिसमें कंपनी दीवानी थी। तो नवाब नाजिम द्वैध शासन शब्द का प्रथम प्रयोक्ता लियो कार्टियस था। यह द्वैध शासन 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी तक चलता रहा। इस काल को के.एम. पडिक्कर ने डाकुओं का काल कहा है। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त किया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि। 16 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव ने पराजित अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद में ही एक अन्य संधि की। इसके इलाहाबाद की द्वितीय संधि कहा जाता है। इस संधि के अनुसार अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों को 50 लाख रुपए देना स्वीकार किया। इलाहाबाद व कड़ा के जिले नवाब शुजाउद्दौला से लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिए गए।